ओके। सो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटूटरी एंड एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ हैं। इसमें जो लोकपाल है, सो लोकपाल इज़ ए हाई लेवल सर्च कमेटी एक्सटेंडेड द डेट फॉर रिसीविंग एप्लीकेशंस। यहाँ पे एक चेयरपर्सन होता है एंड एंटी करप्शन ओम्बड्समैन्स भी होते हैं। सो दैट इज़ एल एम सिंघवी। And in 1966, there is a Lokpal and Lokayukta report on Administration Reform Commission. This is an anti-corruption ombudsman to look into the complaints against the public servant, which is defined the Lokpal Act 2013. It is state equivalent central Lokpal, and some state already have established the Lokayukta. For example, of Maharashtra in 1971 and the Kerala in 1991. So महाराष्ट्र में ये एक्ट आया था 1971 में एंड आफ्टर दिन केरला में आया था 1999 में। एंड दे शैल बी जुरिडिक्शन ओवर सीएम, तो सीएम भी इसके जुरिडिक्शन में आता है। एमएलएज एंड ऑल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, सर्टेन प्राइवेट एंटिटीज़ इंक्लूडिंग द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। ओके, रिलीजियस भी आते हैं। So according to the act, there shall be a director of inquiry not below the rank of joint secretary, who shall be the appointment by the governor. And यहाँ पे एक joint secretary होगा। Now preliminary inquiries refer to the Central Vigilance Commission, CVC को भेजी जाएंगी and after then लोकपाल, CVC by the लोकपाल। अब क्या होता है कि जितनी भी इंक्वायरीज होती है वो CVC को भेजता है, कौन, लोकपाल। एंड थ्रू द लोकपाल केम इनटू इफेक्ट 2019, दैट इज डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी हैज़ नॉट येट बीन अपॉइंटेड। सो ये अपनी रिपोर्ट्स कहाँ देगा, CVC को देगा, ठीक है। नाउ कंपोजिशन क्या है, लोकपाल कंसिस्ट ऑफ द चेयरपर्सन एंड मैक्सिमम 8 मेंबर्स होते हैं। 50% जुडिशियल, 50% SC ST और OBC, ओके, एंड वुमेन। टेन्योर जो होता है दैट इज़ 5 ईयर और 70 ईयर विच वॉज अर्लियर। सेलेक्ट कमेटी ऑफ लोकपाल दैट इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। सेलेक्ट कमेटी में एक प्राइम मिनिस्टर भी होगा, लोकसभा का स्पीकर ऑफ, लीडर ऑफ अपोजिशन हो गया, CJI होंगे, एमिनेंट जूरिस्ट भी होंगे। एज पर दिस, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग नीड्स टू क्रिएट ए लिस्ट कैंडिडेट इंटरेस्टेड टू बिकम द चेयरपर्सन एंड मेंबर। तो यहाँ पे एक डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग होता है, DOPT, तो इसकी एक लिस्ट निकालता है। नाउ दिस इज़ कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी। अगर कोई प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट किया गया हो, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन जो होता है 60 डेज़ में होगा। नाउ 6 मंथ फॉर द कम्प्लीशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन बाय द CID इसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, CBI भी कर सकता है। ओके, तो CBI इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा और 60 डेज़ के अंदर अंदर इंक्वायरी हो जाएगी। देन आफ्टर देन पावर क्या होती है CBI के पास, पावर ऑफ सुप्रिटेंडेंट डायरेक्शन इंक्लूडिंग CBI फॉर द केसेस रेफर्ड बाय द लोकपाल। ट्रांसफर ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ CBI इन्वेस्टिगेशन केसेस रेफर टू द लोकपाल वुड नीड द अप्रूवल ऑफ द लोकपाल। यहाँ पे लोकपाल का अप्रूवल चाहिएगा। रिमूवल, लोकपाल मेंबर्स एंड चेयरपर्सन शैल बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर इंक्वायरी बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इसकी इंक्वायरी करेगी एंड पिटिशन हैज़ टू साइन एटलीस्ट 100 मेंबर्स इसमें होंगे। सुप्रीम कोर्ट इसकी इंक्वायरी करेगी एंड 100 मेंबर्स होंगे। लोकपाल जुरिडिक्शन, इट एक्सटेंड ए प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ MP, Group A, B, C, D officers and central government, society or the trust of the body that receive the foreign contribution above the 10 lakh rupees। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर आएगा, मिनिस्टर्स आएंगे, ग्रुप A, B, C, D आएंगे और 10 लाख रुपीज़ तक जिसने फॉरेन कंट्रीब्यूशन लिया होगा वो भी आएंगे। नेक्स्ट इज डीलिमिटेशन एक्ट। Delimitation Act has been set up the 4 times, that is 1952, 63, 73 and 2002, and 42 Constitution Amendment Act के तहत इसको इस्टेब्लिश किया गया था एंड 84 Constitution Amendment Act के तहत इसको 2026 तक इसको बढ़ा दिया गया। Article 82 of the Parliament, Delimitation Act is responsible for the readjustment of the constituency and its decisions are considered final। इसके डिसीजन क्या होते हैं, फाइनल होते हैं और अनचैलेंज्ड होते हैं किसी भी कोर्ट में, मतलब कोई भी कोर्ट डिलिमिटेशन को चैलेंज नहीं कर सकता है एंड इसके सारे डिसीजन जो होते हैं दैट इज़ फाइनल। स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली कंसर्न बट नो मॉडिफिकेशन आर परमिसिबल। सुप्रीम कोर्ट जज, करंट और द रिटायर्ड एक्ट ऑफ द चेयरमैन एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया एंड रिस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमीशंस होते हैं इसमें, ठीक है। सो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, चीफ इलेक्शन कमीशंस भी होंगे, ठीक है, और स्टेट का इलेक्शन कमीशंस भी होंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंपोजिशन। नाउ नेक्स्ट है डायरेक्टरेट ऑफ द एनफोर्समेंट। तो ये थर्ड एक्सटेंशन गिवन टू द डायरेक्टरेट ऑफ द एनफोर्समेंट ऑफ ED को दिया गया है। ED के पास पावर ऑफ द सीज करना, किसी भी प्रॉपर्टी को आप सीज कर सकते हैं, समन कर सकते हैं, ओके, समन कर सकते हैं। सेम पावर एज ए सिविल कोर्ट रिगार्डिंग द डिस्कवरी, इंस्पेक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ द एविडेंस, समन, एग्जामिनिंग, इशूइंग द कमीशन
पावर टू अरेस्ट, आप इसमें अरेस्ट कर सकते हैं, मेक अरेस्ट ऑफ वायलेशन ऑफ द लॉ एंड फेमा विदाउट वेटिंग फॉर दिस। और रिकॉर्ड में क्या आता है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट दिया है कि ईडी ऑफिशियल कैन बी एडमिटेड एज एविडेंस इन द कोर्ट। तो ईडी अपने एविडेंस कोर्ट में देगा एंड रिकवरी ऑफ द फाइन्स पेनल्टीज एंड द एरियस भी होंगे। तो फेमा एंड फेरा एक्ट के बारे में पढ़ाइए। ईडी जो होता है ना, ये आजकल सारे मतलब जितने भी रिगार्डिंग डिस्कवरी, इंस्पेक्शन, प्रोडक्शन, एविडेंस, समन, एग्जामिनिंग, ये सारा क्या करता है, फंड मैनेजमेंट, सिविल कोर्ट की तरह काम करेगा। पावर और अरेस्ट जो दिया गया है दैट इज़ अंडर द फेमा एक्ट विदाउट वेटिंग फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द फॉर्मल एफआईआर। बिना एफआईआर के भी वो आपको अरेस्ट कर सकते हैं, दैट इज़ फेमा एंड पीएमएलए दोनों में, ठीक है। And other than this, record admissibility, Supreme Court ruled that a statement recorded ED official can be admitted as a evidence। तो ED के अंदर जितना भी होगा वो एज ए एविडेंस रखा जाता है। इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1952 में ED का, एंड इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। ये जो ED जो है दैट इज़ कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कंपोजिशन जो होती है, ED डायरेक्टर वो इज़ अपॉइंटेड एज पर द प्रोविज़न ऑफ द सेक्शन 25 ऑफ CBC एक्ट। तो यहाँ पे एक CBC एक्ट है, उसका सेक्शन 25 है, ओके। इसके तहत आया है टेन्योर 2 ईयर टेन्योर बट कैन बी गिवन 3 एनुअल एक्सटेंशन, रेस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्समेंट ऑफ द फेमा एंड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, फ्यूजिटिव इकोनॉमिकल ऑफेंडर एक्ट दैट इज़ 2018, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग 2002 एंड फ्यूजिटिव इकोनॉमिकल ऑफेंडर 2018 एंड कॉफे पोसा एक्ट दैट वाज इन 1974, ओके। So these all are completely comes under the Ministry of Finance, ED, and that all are governed by the ED, okay। And that is CBC Act that was in 2023 and Section 25 जो है इसमें as per the provision of Section 25 of CBC Act 2003 में आता है, ठीक है। Now Central Bureau of Investigation, it is a Tamil Nadu withdraw the general consent according to the CBI, and case of the specific consent of CBI would have to be the apply. It is specific consent not granted, the CBI official will not have the power to police personnel when they enter that state। So यहाँ पर जितने भी CBI personnel होंगे specific consent is not granted। So that is about the Central Bureau of Investigation। Withdrawal is not applicable to cases in which the investigation is already in the progress। जहाँ पे भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है वहाँ पे मतलब विड्रॉल एप्लीकेबल नहीं होता है। एंड तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अभी विड्रॉल कर दिया था इनका, सो ये कोई केस चल रहा है वहाँ का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो चुका है। एंटी करप्शन ब्यूरो, ये है क्या सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इट इज़ ए एंटी करप्शन मतलब बॉडी है जो कि करप्शन, जितने भी करप्शन करते हैं लोग जैसे कि पब्लिक ऑफिशियल और एम्प्लॉयज़ ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, सुप्रिटेंडेंट ऑफ द CBI's ऑफेंसेस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ द करप्शन एक्ट 1988 एंड स्पेशल क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन ऑफ द सीरियस एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जितने भी होते हैं, इकोनॉमिकल ऑफेंसेस जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, बैंक फ्रॉड, मालफिसेंस, ब्लैक मनी, इन सब केसेस को ये देखता है। Central hold the power to authorize the CBI to investigate the crimes only after the consent of the concerned state। Supreme Court and High Court can order the CBI investigate the crime। So CBI को क्राइम देखेंगे। नाउ सेक्शन 6 में दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। जनरल और केस स्पेसिफिक हो सकता है, ठीक है। जनरल कंसेंट इज बाय द डिफॉल्ट। रिसेंटली मल्टीपल स्टेट हैज़ विड्रॉल। नाउ देयर इज अ स्टेब्लिशमेंट हुआ था 1963 में मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस के तहत। CBI इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस इन 1963। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट आया था 1946 में, सो दैट इज़ ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। एंड यहाँ पे एक CBI डायरेक्टर होता है, 3 मेंबर्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और CJI एज ए कमेटी इसको बनाते हैं। 2 ईयर टेन्योर है बट कैन बी गिवन 3 ईयर, 2 से 3 साल तक का इनका टेन्योर हो जाएगा। फोकस होता है कम्बेटिंग द करप्शन, इकोनॉमिकल वायलेंट क्राइम्स, प्रोवाइड द असिस्टेंट टू द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, लोकपाल। इट इज़ नोडल एजेंसी इन इंडिया विच इज़ कोऑर्डिनेट इन्वेस्टिगेट करती है इंटरपोल को भी। नेक्स्ट है नेशनल कैडेट कॉर्प्स। नेशनल कैडेट कॉर्प्स जो है 75 एनिवर्सरी हुई थी अभी। इट केम इनटू एग्जिस्टेंस द नेशनल कैडेट कॉर्प्स एक्ट है 1948 का, इसके तहत ही आया था, ठीक है। सो नेशनल कैडेट कॉर्प एक्ट इज़ 1948 एंड यहाँ पे है पंडित अचन कुंजरू एंड द कुंजरू जी हैं कमिटी रिकमेंड द कैडेट ऑर्गेनाइजेशन।
जैसे स्कूल्स और कॉलेजेस हैं, तो एम टू क्रिएट द ऑर्गेनाइज ट्रेन एंड मोटिवेटेड यूथ। एंड ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है आर्मी नेवी एंड एयर का, न्यू दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर। सो दिस इज़ आर्मी नेवी एंड एयर विंग। सो दिस इज़ स्टेट लेवल में 17 डायरेक्टर्स होते हैं। वॉल्टरली ये प्रोग्राम जो होते हैं दे आर इन द वॉल्टरीली, एंड इट इज़ 3 टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेशन बेस्ड ड्यूरेशन होते हैं, बहुत द वॉल्टरी नेचर के होते हैं। पहला है एनसीसी और दूसरा है एनएसएस। ठीक है, सो एनएसएस तो है राष्ट्रीय सेवा योजना। राष्ट्रीय सेवा योजना आता है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स के अंतर्गत। और एनसीसी जो होता है दैट इज़ एकता के बारे में बताता है। सो एनसीसी आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। एनसीसी तो डिफेंस में आ गया, और जो नेशनल सर्विस स्कीम है जिसे राष्ट्रीय सेवा योजना कहते हैं वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स में। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी, इसकी 1948 में हुई थी। टू फोस्टर द डिसिप्लिन सेल्फलेस यूथ एंड द लीडरशिप फॉर द नेशनल सर्विस मिलिट्री करियर एंड टू डेवलप द पर्सनैलिटीज ऑफ द कम्युनिटी सर्विस। ठीक है, यहाँ सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो नेशनल सर्विस है यूथ एंड अफेयर्स में, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। और नेशनल कैडेट कॉर्प्स जो है 1948 में आई थी, ये कंपलसरी यूनिफॉर्म एनसीसी कैडेट्स होते हैं यहाँ पे। नो यूनिफॉर्म कैडेट्स ये सब मतलब वॉल्टियर्स होते हैं। 11 और 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स हो गए, पोस्ट ग्रेजुएट्स हो गए, वो सभी इसमें आते हैं। जबकि जो एनसीसी में जो आते हैं वो क्लास 9 और क्लास 12th के स्टूडेंट, 9 से 12th के स्टूडेंट आते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द 12th तक के आएंगे, लेकिन जो एनएसएस है राष्ट्रीय सेवा योजना नेशनल सर्विस स्कीम, इसमें सभी स्टूडेंट आते हैं 11 से लेकर के यूनिवर्सिटी लेवल तक। ओके, नाउ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में हमें पता होना चाहिए। 2002 में ये एक्ट आया था, 2003 में इसको अप्लाई कर दिया गया था। ठीक है, सो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में आता है। कौन सी मिनिस्ट्री है? कॉर्पोरेट अफेयर। एंड दिस इज़ यहाँ पे एक चेयरपर्सन होगा प्लस 6 मेंबर्स होंगे। एलिमिनेट करनी है हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑफ कंपटीशन, प्रमोट करना है कंपटीशन को, प्रोटेक्ट करना है कंज्यूमर का इंटरेस्ट। ग्लोबल अलायंस फॉर नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन दैट इज़ 1993 नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रमोशन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एंड दैट इज सुप्रीम डिलिबरेटली बॉडी। एग्जीक्यूटिव कमेटी 16 मेंबर्स वोट फ्रॉम द अफ्रीका, अमेरिका एंड द यूरोप। जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। दैट इज़ द ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन। Appointments Committee of the Cabinet. It is approved by the appointments for the post director of the Special Protection Group under the PM, that was the Appointment Committee. Decide all the higher level appointments, Central Secretariat, Public Enterprises and chaired by the PM. PM इसको चेयर करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, जो कि है कैबिनेट कमेटी। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। सो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो दैट इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसमिनेट करेगी इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। सो सेटअप अंडर द टेम्प्रेरी सेल इन द 1923 मेट द परमानेंट एज ए ब्यूरो ऑफ पुलिस इंफॉर्मेशन। इंक्वायर इनटू द नेम ऑफ 1946 मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग MIB। The Principal Director General was assisted by the Director General of the 8 Director General as a interface between the government and the media and provide the feedback also. So this is the Press Information Bureau and that is a nodal agency for the information print and electronics. Temporary cell है कुछ मतलब permanent cells भी हैं इसमें। डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में आती है। 8 एडिशनल डायरेक्टर होते हैं, एक प्रिंसिपल डायरेक्टर होता है, दैट इज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। नेशनल सेंटर फॉर द गुड गवर्नेंस। तो ये 25 बैच था मालदीवियन सिविल सर्वेंट का। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड द पेनल्टी में आता है नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस। ऑब्जेक्टिव होता है इम्प्रूव करना है गवर्नेंस की पॉलिसी, रिफॉर्म, कैपेसिटी बिल्डिंग करना। ओके, सो दैट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी दैट इज़ 2008 एंड दैट वाज यहाँ पे 26/11 का जो अटैक हुआ था। इट इज़ एक्ट द एम्पावर टू इन्वेस्टिगेट शेड्यूल ऑफेंसेस कमिटेड आउटसाइड इंडिया, इंटरनेशनल ट्रीटी, डोमेस्टिकल लॉ एंड ऑल्सो एम्पावर द सेंटर टू डिजिग्नेट द सेशन कोर्ट फॉर स्पेशल कोर्ट्स। ओके, सो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को 2008 में बनाया गया था। ये काउंटर टेरर एजेंसी है and that is about the empowering the schedule offense committed India and subject to international treaty and domestic law. Next is cabinet secretariat. ये cabinet secretary was the granted extension of the another year.
अपॉइंटमेंट बाय द अपॉइंटमेंट कमिटी, दैट इज कैबिनेट एंड सीनियर कम मेरिट बेस्ड कमिटी होती है, रेस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, एंड दैट वाज द हेड ऑफ द सिविल सर्विस बोर्ड। सिविल सर्विस का जो बोर्ड है, ओके, तो कैबिनेट सेक्रेटरीट जो होता है, इट्स ऑल्सो हेड ऑफ द सिविल सर्विस बोर्ड, एंड दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ट्रांजेक्शन रूल एंड अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑन द सीनियरिटी कम मेरिट बेसिस पे होता है, ठीक है। नाउ मिशन कर्मयोगी। सो व्हाट इज़ मिशन कर्मयोगी? सो इट इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, और गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। So this is the honor of the former Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee to promote the citizen-centric, efficient, transparent governance. This is policy को कैसे फ्रेम करना है, institutional framework, competency, digital learning and online learning, iGOT कर्मयोगी, electronic human resource management system, monitoring, evaluation. So there is a my iGOT targeted training, blended program, equitable access, integrate the offline classroom and online learning, Vikas, that is variable and impressive Karmyogi advanced support, and program for the cater diverse learning, 12 domain specific capacity building, गवर्नमेंट एंड फ्रॉम प्राइवेट बॉडीज़ भी होंगे, जिसमें रूल 14 ऑफ द सेंट्रल सिविल सर्विस रूल्स एंड सेंट्रल सिविल सर्विस रूल्स आएगा, ठीक है ना। कर्मयोगी प्रारंभ है, ऑनलाइन ओरिएंटेशन है, कर्मयोगी प्रारंभ, ओके। दिस इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन, aim to provide all the necessary detail related to the government policy and 8 courses of the help the Rozgar Mela. So under the ambit of the Karamyogi का मतलब है Ministry of the Personal and Public Grievances necessary related to the government policy, okay, that is the कर्मयोगी प्रारंभ। नाउ राइट टू इन्फॉर्मेशन। अब कर्मयोगी प्रारंभ में तो क्या है कि गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज़ है उनको ऑनलाइन ओरिएंटेशन के तहत रखना है, ठीक है। और आईगोट कर्मयोगी ये विकास भी है, जैसे वेरिएबल इम्प्रेसिव कर्मयोगी एडवांस सपोर्ट, एंड 12 डोमेन्स होते हैं इसमें जो कि ई लर्निंग को बिल्डअप करेंगे। पॉलिसी, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, कॉम्पिटेंसी, डिजिटल लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड मॉनिटरिंग। और यहाँ पे 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे आता है, एंड अटल बिहारी वाजपेयी टू प्रमोट द सिटीजन सेंट्रिक, एफिशिएंट एंड द ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, ओके। सो दिस इज द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ग्रीवेंसेस पेंशन लॉन्च बाय द मिशन कर्मयोगी। नाउ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। सो राइट टू इन्फॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट टू फिल द वैकेंसी इन सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन एंड द स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन। सो RTI का मतलब क्या होता है? इट इज़ द इंडियन सिटीजन कैन रिक्वेस्ट एनी इन्फॉर्मेशन विच कैन बी द पब्लिक नॉलेज फ्रॉम ऑफिसेज, डिपार्टमेंट, स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है। नोडल एजेंसी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ही है। सिमिलरली मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस के अंदर ही RTI भी आता है, ओके। सो RTI इज़ कम अंडर द which is supposed to be the public knowledge from offices, department of the state and central level की जितनी भी information होती है, department of personal and training and the ministry of the personal and the public grievances। so right to information act क्या है? इसका section 2H है, that is the public authority means the authority जो कि constitute की गई है by the constitution and by any of the law made by the parliament। या तो ये पार्लियामेंट के लॉ से आई है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन से आई है। सो ये एक पब्लिक अथॉरिटी है। बॉडी ऑन बाय द कंट्रोल बाय द फाइनेंस, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी आती हैं। सेक्शन 6 में इसमें इंफॉर्मेशन होती है इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स में, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन, टाइम लिमिट प्रोवाइड की जाती है एंड एग्जेम्पशंस भी दिया जाता है। सेक्शन 24 दैट इज़ लॉ इज़ नॉट अप्लीकेबल टू द इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी बट इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू द एलिगेशन ऑफ द करप्शन एंड ह्यूमन राइट वायलेशन शैल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। सो यहाँ पे इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2005 में बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। 3 ईयर एंड 65 ईयर व्हिचएवर इज अर्लियर। पहले ये 5 साल होती थी, अभी ये 3 साल और 65 साल हो चुकी है। एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है जो कि कमिटी में प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे। एंड चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन एंड नॉट मोर देन 10, 1+10 की कंपोजिशन होती है। एंड पावर होता है सिविल कोर्ट के बराबर, इंक्वायर करेंगे जितने भी पर्सन से रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस। एंड सेक्शन देखो सेक्शन 24 जो है ना, सेक्शन 6 का मतलब है कि सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में लेंगी, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स में जो इन्फॉर्मेशन है सेक्शन 6 में है। सेक्शन 24 बोलता है कि नॉट एप्लीकेबल टू द इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी,
तो ये कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होंगे, दैट इज़ अंडर सेक्शन 24। सो इंटेलिजेंस या फिर सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वहाँ ये अप्लाई नहीं होते। फिर सेकंड शेड्यूल जो है वहाँ पर इंक्लूड किया गया है कि रो, आईबी और सर्टेन जो होते हैं वो भी इसके एम्बिट में आएंगे। रो, आईबी और सर्टेन भी इसके एम्बिट में आते हैं, ठीक है। सेक्शन 8 में बताया गया है कि लिस्ट ऑफ द एग्जेम्पशन, किन किन इंस्टीट्यूशन को आपने एग्जेम्पशन दिया गया है, और जितनी इन्फॉर्मेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स में ली जा रही है सेक्शन 6 में है। सेक्शन 8 में एग्जेम्पशंस बताए गए। एग्जेम्पशंस का मतलब क्या होता है कि यदि कोई मतलब कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट हो, ब्रीच ऑफ लेजिस्लेशन हो, या फिर कमर्शियल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स हों, ट्रेड सीक्रेट्स हों, या फिर कोई इंडेंजर्ड कर रहा हो फिजिकल लाइफ को, सेफ्टी ऑफ द पर्सन को, अदरवाइज इम्पीड करेगा इन्वेस्टिगेशन को, और कोई सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक, साइंटिफिक और इकोनॉमिकल मैटर हो। ओके, सो दीज ऑल included in the right to information. Section 8A, information exempted under sub act, that is official secret act, can be disclosed if public interest is disclosure harm to the protected interest। तो यहाँ पे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को भी बताया गया है, ठीक है। और नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ आधार। आधार इज़ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, and this is about the government ministry and the department of better delivery। so this is ministry of the department are allowed the Aadhaar authentication 2020 rule, interest of the good governance, preventing the leakages and public fund। so uniqueness, एक यूनिक आईडी कार्ड होता है, 12 डिजिट का नंबर होता है जिसमें इंडिविजुअल की बायोमेट्रिक्स होती हैं। एक रैंडम नंबर होता है जिसमें कोई भी मतलब आपकी जाति वगैरह ये सब कैप्चर नहीं होता है, आपकी हेल्थ, ज्योग्राफी ये सब कैप्चर नहीं होता है। इसमें कुछ टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर होता है, जैसे कि कुछ सेंट्रली भी स्टोर किए जाते हैं, ऑथेंटिफिकेशंस होते हैं ऑनलाइन, देन टारगेटेड डिलीवरी भी इसके अंतर्गत रखी गई है। तो सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8 जो हैं फिलिंग इनकम टैक्स रिटर्न्स, इसके साथ इसको रखा जाता है। प्रूफ ऑफ एड्रेस हो सकता है, आइडेंटिटी भी हो सकता है। आधार इज़ नॉट प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। सो इसको ध्यान रखना है कि ये आधार एक सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, डेट ऑफ बर्थ का भी प्रूफ नहीं है। offer a secure and low cost platform to directly remit the benefits of the resident। so this is under the Aadhaar authentication rule 20 and 20, good governance, preventing leakages and innovation, spread the knowledge। बैंक and the telecom companies जैसे UIDAI standard of the privacy entity offers that ministry and department submit its proposal for the department। यहाँ पे एक बायोमेट्रिक होगा, फेशियल इमेज एंड एडिशनल बायोमेट्रिक जो भी होंगे, 10 फिंगरप्रिंट्स वगैरह के बायोमेट्रिक फ्रॉड डिटेक्शंस भी होंगे, ठीक है। सो आधार टारगेटेड डिलीवरी, दैट इज़ अंडर द 2060 अंडर द जस्टिस पुट्टास्वामी केस, एंड दिस इज़ द पुट्टास्वामी जजमेंट दैट वाज द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द आधार एक्ट। ओके, सो इसको ध्यान रखना है आपको। पुट्टास्वामी जो केस है इसके तहत इसको अफर्म किया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशनली इसको आधार एक्ट को प्रोवाइड किया जाए। ओके, सो दिस इज़ अबाउट द एज ए मनी बिल, इट इज़ पास्ड एज ए मनी बिल। इसको एज ए मनी बिल पास किया गया था, एंड इट इज़ एक्ट वॉज कम्प्लीटली पास बाय द पार्लियामेंट एज ए मनी बिल, एंड एक्ट डज नॉट वायलेट द फंडामेंटल राइट जैसे 14, 15, 19 एंड 21। तो इनको ये वायलेट नहीं करेगा। 14 तो पता ही है, रूल ऑफ लॉ। 15 भी पता ही है हमें, नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट कास्ट, क्रीड, रेस एंड सेक्स। 19 में एक्सप्रेशंस आ जाएंगे, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। 21 में लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। सो दिस इज़ नॉट वायलेटिंग दिस फंडामेंटल राइट्स, एंड आधार वुड बी मैंडेटरी फॉर असेसिंग सोशल वेलफेयर स्कीम बट कैन नॉट बी फोर्स्ड ऑन द पीपल। मतलब इसको फोर्स नहीं किया जाएगा, इट इज़ एज ए सोशल वेलफेयर स्कीम। इसके साथ इसको मैंडेटरी कर दिया गया है। ओपनिंग बैंक अकाउंट और द मोबाइल एंड इंटरनेट कनेक्शन, इसमें भी आधार को मैंडेटरी किया गया है, ठीक है। सो अब देखिए जेनेसिस क्या है, इस्टेब्लिश किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, माइटी के अंतर्गत आ गया ये, ठीक है। ये क्या है, एक स्टेटूटरी है, स्टेटूटरी बॉडी है, एंड दिस इज़ यूनिक आइडेंटिफिकेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द आधार एंड इंक्लूडिंग द मैनेजमेंट, development of policy, procedure in the system, perform the authentication, secure of the identity and records। all right, now next is regulation of the online gaming। अब देखिए बहुत सी ऑनलाइन गेमिंग होती रहती है आजकल। तो सेक्शन 87 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है 87 सेक्शन, इसमें आपने माइटी हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है। रूल्स होते हैं कुछ, जिसमें सेक्शन 8 ऑफ आईटी रूल के अंदर इसको रखा गया है, ठीक है। तो आईटी रूल्स जो रेगुलेशन है सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज के लिए होते हैं। ऑनलाइन गेम का मतलब होता है कि इंटरनेट के थ्रू आप कुछ गेम कंप्यूटर पे खेल रहे हो। ऑनलाइन गेमिंग में इंटरमीडियरीज भी हो सकते हैं,
और इसमें कुछ ऑनलाइन गेम्स को असेस किया जाता है। नो होस्ट पब्लिश द शेयर एनी ऑनलाइन गेम बट कज यूज़र हार्म, तो कोई होस्ट वगैरह नहीं होते। रोल ऑफ इंटरमीडिएट्स का मतलब यही होता है यहाँ पे, नॉट बीन वेरीफाइड एज ए परमिसिबल ऑनलाइन गेम बाय एन ऑनलाइन गेमिंग, सेल्फ रेगुलेशन होता है यहाँ पे। नाउ द डिस्प्लेइंग ए मार्क ऑफ द वेरिफिकेशन बाय द सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी, इन्फॉर्मिंग यूज़र ऑफ द पॉलिसी एंड ऑब्टेनिंग द KYC होता है कुछ। आफ्टर KYC देयर इज़ कंप्लाई विद द रूल्स एंड कंप्लाई विद द फ्रेमवर्क ऑफ द रिगार्डिंग सेफगार्ड, ठीक है। नाउ कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन इंडिया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन तो हमेशा ही आता ही है। ये 1986 में एक्ट आया था सबसे पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन का, एंड अभी 2019 वाला एक्ट आया है कि क्या पेंडेंसी है, पेंडेंसी इन द कंज्यूमर कमीशन शोन ए डिक्लाइनिंग ट्रेड, सो देयर इज़ ए अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 कंज्यूमर। अब ये नया एक्ट आया है 2019 में, ठीक है। कंज्यूमर कौन होता है? जो कि बाय करता है गुड्स को या फिर उनको सेल करता है, तो ये प्रॉमिस करता है कि मैं सेकंड पार्टी को इतना पैसा दूंगा। तो ये ऑनलाइन और ऑफलाइन भी हो सकता है। ऑब्टेन द गुड्स, अवेल द सर्विसेज फॉर द सेल ऑफ द कमर्शियल पर्पस, नॉट ट्रीटेड एज ए कंज्यूमर। सो दिस इज राइट टू इन्फॉर्म, राइट टू सेफ्टी, राइट टू हर्ड, राइट टू चूज़ एंड राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, ये सारे ही राइट्स होते हैं। इसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन स्टेट कमीशन फॉर द नेशनल कमीशन रूल्स भी बनाए गए। 3 टायर क्वासी जुडिशियल मशीनरी होती है स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट के लिए, एंड इसमें कॉन्फोनेट प्रोजेक्ट भी होता है, कॉन्फोनेट प्रोजेक्ट। दिस कॉन्फोनेट प्रोजेक्ट इज़ द कंप्यूटराइजेशन ऑफ द ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ द कंज्यूमर एंड दैट इज़ अबाउट द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन ICT एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन। यहाँ पे एक इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस रिड्रेसल भी होता है जिसको INGRAM बोलते हैं, इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल। अवेयरनेस एडवाइस करेगा इसके बारे में। हैजल फ्री, स्पीडी, इनएक्सपेंसिव फैसिलिटी टू द कंज्यूमर्स, सर्टिफिकेशन इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड इन दैट, ओके। सो आफ्टर सर्टिफिकेशन यहाँ पे एक कॉन्फोनेट हो गया, कॉन्फोनेट तो पता ही चल गया आपको, सारा कंप्यूटराइज सिस्टम है। दैन इसके बाद में एक INGRAM होता है। INGRAM का मतलब क्या होता है? INGRAM, सो INGRAM का मतलब होता है कि मतलब सारे जितने भी अवेयरनेस और रिड्रेसल होगा वो सब INGRAM के थ्रू होगा। ई दाखिल पोर्टल, ई दाखिल मतलब हैजल फ्री एंड स्पीडी कंज्यूमर्स की फैसिलिटी होती है, दैट इज़ ई दाखिल। ई दाखिल में हैजल फ्री फैसिलिटी होती है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंज्यूमर एक्ट।